तो स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारे इस चैनल ज्ञानलॉजी 360 में। और आज मैं आपके बीच आया हूं आज लेकर के इतिहास क्लास सिक्स का इतिहास आपके बीच लेकर आए हुए हैं। क्लास 6 का इतिहास आपके बीच लेकर आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 को लेकर आए हुए हैं, जबकि जैसा कि आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग जानेंगे आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आरंभिक नगर को शुरू करते हैं यहां पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है ये पूरी तरह से एनसीईआरटी हैंडराइटिंग नोट्स पर आधारित है। इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नोट्स स्टाइल में, ठीक है, इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला आरंभिक नगर का टॉपिक पेज नंबर पहला को देखिए क्या कहता है। कहता है कि हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। कह रहा है कि हड़प्पा पूरा स्थल की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी, जो लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों द्वारा इस स्थल को ढूंढा गया था। यानी इसकी खोज आज से लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, 80 वर्ष पहले हुई थी। हालांकि यह सभ्यता की अगर हम खोज की बात कर लें, हड़प्पा की सभ्यता की खोज की बात कर लें, तो आज से 4700 वर्ष पहले इसकी खोज की गई थी। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले ऐसे सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें चीजें मिलती थी या मिलती है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और चीजें कहते हैं। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, जरा इसको समझ लीजिए। ये कहना ये चाह रहा है कि सबसे पहले हमें हड़प्पा शहर मिला। सबसे पहले हमें क्या मिला? तो हड़प्पा शहर मिला। इसके बाद मिलने वाले जितने भी शहर थे, मिलने वाले जितने भी पूरा स्थल थे, इमारतें थीं, इन सबको हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा मान लिया गया है ना। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इस जगह पर, यानी ये ज्यादातर लोग सिंधु नदी के आसपास ऐसे लोग बसे थे, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ठीक है जी, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, यहां पर आप देख लेंगे। ठीक है, चित्र में जो दिए गए नक्शे हैं उस समय के बारे में, बड़े शहर की खास नदियों के किनारे, यानी कौन जो शहर था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, वो आपको ये तालिका में बताया गया है। तो चलिए यहां पर समझते हैं। हड़प्पा जो नदी है, हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा था, जो आज पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे, वर्तमान में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास स्थित था, जो आज ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कालीबंगा नदी की अगर हम बात कर लें, तो कालीबंगा नदी जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये आज राजस्थान में, ठीक है, यानी भारत में स्थित है। अगर उसी तरह से हम लोथल नदी की बात कर लें, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो आज वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो ये जो हैं, ये हड़प्पा के बड़े शहरों में से एक हैं, जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आ जाते हैं कुछ और भी जानकारियां, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, चित्र में और भी कुछ देख रहे होंगे, जैसे हमने अभी जो पढ़ा उसके अलावा भी आप कुछ देख रहे होंगे। जैसे राखी गढ़ी की बात कर लो, राखी गढ़ी और कालीबंगा, यहां पर देख लो, राखी गढ़ी और कालीबंगा में, है ना, यहां ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इस बातों को याद रखिएगा। हमें कुछ और भी दिख रहा है, जैसे धौलावीरा और सूरकोटदा देखने को मिल रहा है। तो सूरकोतदा जो है ये गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है, धौलावीरा और सूरकोतदा।
धौलावीरा अपनी अनोखी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए मशहूर है ना। पानी को सहेजने का तरीका के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ हमें पानी को सहेजने का साक्ष्य मिला है, पानी को यानी इकट्ठा करने का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। हम अगर यहाँ पे हमें एक चहुद्रो भी दिख रहा है, चहुद्रो की अगर हम बात कर लें तो यह शहर मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता था, यानी मनका बनाने के लिए यह शहर जो है इंपोर्टेंट था, जाना जाता था। जी हाँ, ये बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें चित्र के माध्यम से हमें यह दिखाना चाह रहा है कि कहां कहां तक हड़प्पा फैला हुआ था। तो देखा जाए तो हड़प्पा जो है वो पूरी तरह से ऐसे पूरा इस तरह से फैला हुआ था, इस तरह से जो है वो फैला हुआ था जी। हड़प्पा पूरी तरह से ये फैला हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 की ओर। यहां पर कहता है कि इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया कि इस शहर का जो निर्माण है वो लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। कौन शहर का? हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है वो आज से लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। कालक्रम की अगर हम दृष्टि से देखें तो कालक्रम की दृष्टि में यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया का प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी, कि जिस समय भारत में यह सभ्यता फूल रही थी, फल फूल रही थी, उसी के समकालीन एक ही समय की दुनिया में 2 और बड़ी सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की, इजिप्ट की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी ये तीनों दुनिया के सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताएं मानी जाती है। समझ में आया? तो इसके समकालीन कौन था? हड़प्पा सभ्यता भी ये मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, याद रखेंगे। चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, जरा इसको समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिएगा। कहता है कि लगभग 150 वर्ष पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा की खंडरों से हजारों ईंटें, ठीक है, उखाड़ ली। हजारों जो ईंटें हैं वो क्या कर ली? उखाड़ ली। वहां से, कहां से? हड़प्पा के खंडरों से। इससे कई इमारतें मिला, जिससे वहां के इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो यानी आज से 150 साल पहले जब पंजाब में, आज ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां काम कर रहे हैं जितने इंजीनियर थे उनको अचानक एक पुरानी जगह मिला, पूरा हड़प्पा स्थल मिला। इन इंजीनियरों को ऐसा लगा कि यह कोई साधारण पुराना खंडर है। यहां की, और यहां से क्या किया उन्होंने? अच्छी ईंटें वहां से उखाड़ ली, रेलवे लाइन बिछाने के लिए हजारों ईंटें उखाड़ ली। इस वजह से हड़प्पा की कई जो प्राचीन इमारत है वो नष्ट हो गया। और बाद में जब पुरातत्वविदों को यह पता चला तब उपमहाद्वीप का यह बताया गया कि यह सबसे पुराना नगर था। जी हां, है ना। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा यहां पर क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के विशेषता के संदर्भ में क्या कहता है, जरा इसको समझ लीजिए। नगरों की बनावट किस तरह होती थी, यह कहने का मतलब इसका यही है। तो नगरों की बनावट, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। कह रहा है कि इन जो नगरों है, जो नगर जो देखने को हमें मिला था, इन नगरों को, कई नगरों को, अधिकतर नगरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। और कुछ नगर तो ऐसे थे कि उससे अधिक बांटा गया था, उसको 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया था, है ना। ये बात कह रहा है। चलिए अब देखो यहां पर, इसमें सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, पश्चिमी भाग छोटा पर यह ऊंचाई पर बना हुआ था, पश्चिमी भाग छोटा पर यह ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन नीचे इलाके में बना था।
तो भाई हमने क्या कहा कि इसमें जो सामान्यता हमें देखने को मिला, पश्चिमी भाग में जो देखने को मिला, ये छोटा था पर ऊंचाई पर बना हुआ था। पश्चिमी भाग छोटा था पर ऊंचाई पर बना हुआ था। जी हाँ, तो जो ऊंचाई पर बना हुआ था उसे हमने दुर्ग या किला कह दिया। दुर्ग या किला कह दिया। ऐसा माना जाता है कि यहां खास लोग रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहां खास लोग रहा करते होंगे। और हमने जो पूर्वी हिस्सा को देखा, जो बड़ा था लेकिन नीचे इलाके में स्थित था, तो हमने इसे क्या कह दिया? निचला शहर कह दिया। क्या कह दिया भाई? निचला शहर कह दिया। याद रखिएगा, ठीक है? निचला शहर या निचला नगर कह दिया। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, जरा समझिए। पुरातत्वविदों को, है ना, पुराने खोजकर्ताओं को ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, है ना? कहा ना मैंने आपको। तो इस तरह से इसने इसका नाम दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं आगे। यहां कहता है कि इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। हमने क्या देखा कि इन दोनों नगरों में पक्की ईंटों से बनी यानी एक चार दीवारियां थी। तो इसको घेर भी दिया गया था, इस नगर को घेर भी दिया गया था, है ना? यानी कि पूरी तरह से इसको चार दीवारियों से घेर दिया गया था। ठीक है, और कैसी ईंटें बनाई देखने को मिला है भाई? तो पक्की ईंटों से इसको घेरा गया था। इतनी बेहतरीन क्वालिटी थी कि हजारों साल के बाद भी इनकी दीवार मजबूती से खड़ी रही। आज तक ये खड़ी रही, इतना मजबूत तरीके से ये दीवार बनाई गई थी। ठीक है, देखो यहां पे कह रहा है इतनी इसकी ईंट इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवार खड़ी रही। हजारों साल के बाद भी हड़प्पा सभ्यता की जो दीवारें थी वो खड़ी के खड़ी रही। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। दीवारों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रकार से इसकी चिकनाई की जाती थी। यानी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए विशेष तकनीक से ईंटों को जोड़ा जाता था और इस पर चिकनाई की जाती थी। बहुत ही अच्छी तरह से क्या की जाती थी? इस पर चिकनाई की जाती थी ताकि दीवारों में जो पानी का रिसाव कम हो सके, ठीक है, और मजबूत रहे, है ना? इसलिए ऐसा हमें दीवार पर देखने को मिला। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से? चलिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों द्वारा इसे महान स्नानागार कहा गया। यानी मोहनजोदड़ो में हमें खास तालाब देखने को मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार इसे कहा। महान स्नानागार की संज्ञा दी, है ना? महान स्नानागार की संज्ञा दी। और इस स्नानागार में हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिला। क्या मिला विशेषता? इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यानी इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत, ठीक है, चढ़ा दी गई। चारकोल क्या होता है? तो एक तरह का प्राकृतिक तार होता है जिसे हम बिटुमन भी बोलते हैं, बिटुमेन। ठीक है, तो उसकी परत चढ़ा दी गई इस पर, बताइए, ताकि पानी का रिसाव कम हो। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस पर परत चढ़ा दी गई। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। दो तरफ से उतरने के लिए क्या बनाई गई? सीढ़ियां बनाई गई। बताइए, ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए। तालाब के अंदर उतरने के लिए दो सीढ़ियां बनाई गई। तालाब के चारों ओर कमरे बने हुए थे जो शायद कपड़े बदलने के काम आते होंगे, हो सकता है ना? तो ये चीजें हैं, ऐसी बातें हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो है वहां पर एक विशाल स्नानागार हमें देखने को मिला है और उस स्नानागार की विशेषता हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुआं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। मतलब कह रहा है कि इसमें तालाब को भरने के लिए पानी जो है वो कुआं से निकाल दिया जाता था और तालाब को भर दिया जाता था।
और जब इसका उपयोग हो जाता था, जब उपयोग तालाब की उपयोग कर लेते थे लोग, जब उसमें स्नान कर लेते थे तो उसे खाली कर दी जाती थी ताकि उसकी सफाई हो सके, खाली कर दी जाती थी। यहां विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसर पर स्नान करते थे। यहां के जो नागरिक थे एक खास अवसर पर, त्योहारों पर, धार्मिक मौके पर स्नान किया करते थे, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। ठीक है, चलिए, ऐसा किसका कहना है? पुरातत्वविदों का कहना है कि ऐसा हमें देखने को मिला था। अब यहां पर आते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में, इस सभ्यता में से विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। मैंने ऊपर में बताया था ना आपको अग्निकुंड के बारे में, है ना? तो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ ऐसे नगर हैं, उसके बारे में हमें यह बताना चाह रहा है कि इस सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से, जैसे कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं। इससे यह लोगों को लगता है, पुरातत्वविदों का कहना यह है कि यहां के लोग धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ किया करते थे, यज्ञ किया करते होंगे। तो जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे, ठीक है, संभवतः ऐसा माना जाता है कि यज्ञ किए जाते होंगे, तभी तो अग्नि के कुंड मिले हैं, है ना? अगला पॉइंट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यानी भंडार गृह का मतलब होता है कि ऐसे बड़े क्षेत्र जहां अनाजों को सुरक्षित रखा जाता था, तो ऐसे जगह को हम भंडार गृह बोलते हैं। तो हमें मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और लोथल से भंडार घर मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा नगर आधुनिक सिंधु सभ्यता, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। कह रहा है कि इसका जो विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इस तरह से ये जो है फैले हुए हैं। अच्छा जी, इन सभी, कह रहा है, इन सभी स्थलों में अनोखी वस्तुएं मिली है। जैसे अनोखी वस्तुएं मिली हैं, क्या मिली हैं? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। तो हमें इन जगहों से बहुत सारे खुदाई में अनोखी चीजें मिली हैं, ठीक है, वस्तुएं मिली हैं। और इसमें वस्तु जो थे, जैसे मिट्टी के बर्तन जिस पे लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग से सुंदर चित्रकारी किया हुआ, हमें ऐसे बर्तन मिले हैं। और क्या मिले हैं? हमें और देखने को मिले हैं पत्थर के बाट हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग तौलने के लिए, कोई पदार्थ को तौलने के लिए इस पत्थर का, इस बाट का उपयोग करते होंगे। और याद रखिएगा, जो बाट का हमें प्रमाण देखने को मिला है वो चट पत्थर से बनाए गए थे। कौन से पत्थर से बनाए गए थे? चट पत्थर से बनाए गए थे। इस बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मुहरे देखने को मिले हैं। मुहरे हमें देखने को मिले हैं। तो मुहरे क्या होता था? मुहर एक पत्थर की मुहर बनी होती थी, ठीक है। वो हमें कहां से देखने को मिले हैं? हड़प्पा से देखने को मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिले हैं। मनके देखने को मिले हैं, तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं, एवं पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब देखने को हमें मिले हैं। मनके क्या होता है? गहनों में इस्तेमाल होने वाले पत्थर, जिसको पहले के लोग पहनते थे उसको, ठीक है, वो देखने को मिले हैं, ठीक है। तांबे के औजार और पत्थर के ब्लेड देखने को मिले हैं। चलिए आगे देखिए, अगला यहां पर क्या कहता है? क्या कहता है अगला पॉइंट? कहता है कि हड़प्पा नगरों या सभ्यता में घर, नालों, ठीक है, और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया है। यहां घर, नालियां और सड़क एक योजना, यानी पूरी प्लानिंग के साथ तरीके से बनाई गई है ना, योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है। ऐसा
घर देखने को मिलता है हमें, ऐसा इस तरह से घर देखने को मिलता है कि और जो रास्ता है ना, रास्ता वो एकदम समकोण बनाए गए हैं। ऐसा हमें घर देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के घर। यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पर एक घर है, यहां पर एक घर है, एक यहां पर एक घर है, इस तरह से, और यहां पर एक घर है, और यहां पर एक घर है, और ये जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता पूरी तरह से एकदम समकोण पर काट रही है। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में इस तरह के घरों के निशान मिले हैं, और यहां तक कि नालों को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है ताकि वो नाला का जो पानी है वो ढलान देखने को मिला है, ताकि नाला का जो पानी है वो पूरी तरह से आगे जाकर के पानी निकल जाए। वो छोटे नाले आगे जाकर के बड़े नाले में देखने को मिला है कि बड़े नाले में मिल गए हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो इस तरह से नालियों की जो प्रणाली है ये भी हमें देखने को मिला है हड़प्पा से। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कहता है, चलिए इसको देख लीजिए। इन नगरों में घर आमतौर पर 1-2 मंजिल होते थे। इन नगरों में जो घर थे वो 1-2 मंजिलों के होते थे। ठीक है, अच्छा जी। अधिकतर घरों में एक अलग स्नानागार होता था। अधिकतर घरों में नहाने की बाथरूम जो होता था वो अलग होता था। हर घर में एक एक स्नानागार होते थे। अच्छा जी। कुछ घरों में हमें कुएं भी मिले हैं, कुछ घरों में हमें कुएं भी देखने को मिली है। तो हमने आपको क्या कहा कि हड़प्पा के नगरों में हमें अनोखी अनोखी चीजें मिली हैं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यहाँ की जो नालियां होती थी वो ढकी होती थी, और नालियों की सीधी लाइनें में बनाई जाती थी, और उसे हल्की हल्की ढलान दी जाती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। बताइए, इतना सुंदर, इतना तरीके से नाली बनाने के साक्ष्य मिले हमें। ठीक है, अच्छा जी। नालियों की सफाई के लिए मेन होल एक जगह होता था। नालियों की सफाई के लिए एक जगह पर उसको मेन होल बनाए जाते थे ताकि वो उसको साफ की जाए, है ना। जैसा कि आज आधुनिक शहर में होता है, जैसा कि मेन होल बनता होता है ना। टैंक जब बना दिया और कहीं कहीं पे वो बना दिया गया कि इसको यहां पर घुस करके साफ करना है, तो उस तरह से देखने को मिला है पहले के नालियों में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिएगा, अब यहां क्या कहता है, कहता है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी। लो, बताया हमने आपको, आसानी से, ताकि पानी आसानी से बह सके। यहां घर के चारों ओर और अथवा आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आमतौर पर घर के बीच में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो हमें ऐसे साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, याद रखिएगा इस बातों को। चलिए, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में, हड़प्पा के नगरीय जीवन कैसा था, इनका जीवन स्थल कैसा था, कि हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। जुटे रहने वाले लोग यहाँ के क्या थे, शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु एवं बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, और बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे और कुछ चीजें मंगवाते थे। यहाँ शासक एवं नगरवासी व्यापारी करते थे। शासक और नगरवासी जो हैं वो क्या करते थे, व्यापारी करते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो ये लोग थे जो शहर की खास इमारतों की योजना करते थे, ये अधिकतर राजा या मुखिया की तरह होते थे जो दूर दूर लोगों को भेजकर धातु और बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे, है ना। वे व्यापारी संभवतः से जुड़े हुए थे, व्यापारी को संभालते थे, है ना, कौन, शासक लोग। ठीक है, इस तरह से तो कहा जाता है कि यहां अधिकतर जो थे शासक एवं नगरवासी व्यापारी करते थे। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ जाइए। अगला पॉइंट कहता है कि नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक, नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक, लिपिक का मतलब होता है मोहरों पर लिखने वाला, ठीक है, या किसी चीज पर लिखने वाला, है ना, एवं शिल्पकार भी रहते थे। शिल्पकार का मतलब होता है जो यानी किसी उद्योग स्थल से जुड़े हुए हैं, जो चीजों को बना रहे हैं, उसे शिल्पकार कहते थे। लिपिक मोहरों पर लिखते थे और अन्य पर भी लिखते थे, मतलब मोहर पर भी लिखने को इनके साक्ष्य मिले हैं और कुछ चीजों पर भी लिखने को साक्ष्य मिले। अच्छा जी, यहां पर अगला पॉइंट क्या करा, शिल्पकार। शिल्पकार स्त्री और पुरुष होते थे। शिल्पकार जो होते थे वो स्त्री और पुरुष होते थे।
अपने अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। कि जो शिल्पकार होते थे ये स्त्री और पुरुष दोनों थे। ये अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल में जा करके, उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री में जा करके इस तरह के चीजें बनाया करते थे। जी हाँ, समझ में आया? चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में। हड़प्पा से हमें बाट और मनके जो मिले हैं उसके संदर्भ में यहां पर बताया जा रहा है। तो चलिए देखो पहले मनके के बारे में देख लो। मनके उसको कहते हैं यानी कि जो मनके यानी कि जो माला बनाने के रूप में काम आता था या लोग गहने के रूप में उसको इस्तेमाल करके पहनते थे, उसको मनके कहते थे। चलिए यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि मनकों के निर्माण में कर्नियल पत्थर का प्रयोग हुआ है। मनके बनाने के लिए कर्नीलियन पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो मनके बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? कर्नीलियन पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इस बातों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो हड़प्पा के जो लोग थे जो बाट बनाते थे उसका उपयोग हमें चट पत्थर के देखने को मिला है। चट पत्थर से वो बाट बनाया करते थे, ना कि चूना पत्थर का। यानी चट पत्थर से बनाते थे, ना कि चूना पत्थर, जो बहुमूल्य धातु को तौलने के लिए बनाया गया था। जो बहुमूल्य धातु को तौलने के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसे भाई? बाट को। बहुमूल्य धातु को तौलने के लिए बनाया गया था, बाट को। चलिए आगे देख लेते हैं। पेज नंबर 6 में जाने से पहले हम एक और आपको जानकारी देते हैं, शायद आगे में होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे फ्यांस, एक फ्यांस जो था एक तरह का, ठीक है, पत्थर के शंख को बनाए जाते थे जो प्राकृतिक रूप से फ्यांस को इंसानों द्वारा यानी कृत्रिम द्वारा बनाए जाते थे। इसमें ठीक है जो क्या बोलते हैं, इसमें एक चूर्ण होता था, स्फटिक चूर्ण होता था, उसको गोंद में मिला करके या बालू को गोंद में मिला करके, ठीक है, फ्यांस बनाते थे। फ्यांस, और उस पर सीप कलर यानी कि जो समुद्री कलर है वो कलर कर देते थे। तो इस तरह से हमें फ्यांस भी देखने को मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या कहता है, चलिए देखिए यहां पर क्या कहता है। मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति मिली है भाई। तो हमें मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की बनी एक मूर्ति मिली है जिसे हम अक्सर पुरोहित राजा कहते हैं। मतलब आजकल के लोग जो पुरातत्वविद हो उसको पुरोहित राजा कहते हैं। इस मूर्ति पर क्या देखने को मिला है, जिसमें उससे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यानी इस मूर्ति पर हमें खास बात यह है कि इस मूर्ति पर व्यक्ति को कढ़ाईदार डिजाइन वाले कपड़े पहनाए हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग कपड़े में डिजाइन बनाना जानते होंगे। अरे सबसे पहले तो कपड़ा बुनना जानते होंगे तभी तो कपड़ा बनाए, और उस पर कढ़ाई करना जानते होंगे तभी तो हमें यह चीज देखने को मिला। जी हाँ, है ना, कि उस समय के लोग कपड़ा बनाना जानते थे और कपड़े पे अच्छी डिजाइन देना, कढ़ाई करना भी जानते थे। ठीक है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है, ठीक है, यानी सबूत है, वो हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो अगर हम बात कर लें कि सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से जब मिल रहे हैं, कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल की क्या जरूरत पड़ेगी? तो कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल की जरूरत, हमें कपास की जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि मोहनजोदड़ो के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास उगाना भी सीख लिए थे। कपास उगाना भी सीख लिए थे। चलिए अब यहां पर देखिए क्या कहता है। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में, हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में क्या कह रहा है? देखिएगा यहां पर, हड़प्पा स्थली से अनेक चीजें प्राप्त हुआ है। उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यानी कह रहा है कि हड़प्पा नगरों में जो हमें कुछ धातुएं मिली हैं, कीमती पत्थर मिले हैं, वो जैसे सोना चांदी का उपयोग मुख्य रूप से गहने आभूषण बनाने के लिए किया जाता होगा।
कांसा, है ना, या तांबा, इनमें रोजमर्रा के लिए औजार, काम करने के साधन, हथियार, गहने बनाए जाते होंगे। पत्थर और शंख, इससे भी कई तरह की सजावटी और उपयोगी वस्तु बनाई जाती होगी। इन बातों से हमें यह चीजें पता चलता है कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते होंगे, है ना। तो इनसे प्राप्त चीजों से हमें यह पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते होंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते होंगे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, है ना। पत्थर की मुहरें, जो पत्थर की जो मुहरें बनाते थे वो कौन सी पत्थर से बनाते थे? सेल खड़ी पत्थर से बनाते थे, याद रखिएगा, सेल खड़ी पत्थर से। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चिन्ह मिलते हैं। यानी अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता के जो पत्थर की जो मुहरें थी, इन पे हमें आयताकार मुहरें देखने को मिले हैं और इन पे जानवरों के चित्र देखने को मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं भाई? जानवरों के चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहां पर अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा अगला पॉइंट को। विशेष अवसर पर पत्थर तराशना, मनके चमकाना आदि का कार्य भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे। ये बर्तन लाल मिट्टी के होते थे और इन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी देखने को मिलती थी। इन पर काले रंग के सुंदर डिजाइन चित्रकारी देखने को मिलती थी। किस पर भाई? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन पर विभिन्न प्रकार के जो डिजाइन चित्रकारी देखने को मिला है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखते हैं, कहता है, क्या कहता है भाई? चलो यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट कहता है। लगभग आज से 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कह रहा है कि आज से लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास उगाई जाती थी। यह दुनिया के सबसे पुराने कपास उत्पादन के उपकरणों में एक है, कपास उत्पादन के उदाहरणों में एक है। यानी आज से 7000 साल पहले कपास उगाए जाने के हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में हमें कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, जो अवशेष चांदी के फूलदान पर चिपका हुआ था या तांबे के बर्तनों पे चिपका हुआ था यह कपड़ा। तो हमें मोहनजोदड़ो में कपड़े के साक्ष्य देखने को मिला है। तो इससे यह पता चल रहा है भाई, इससे यह पता चल रहा है कि यह 100% हमें साफ बातें बता रही है कि इस समय के लोग कपड़ा बुनना और पहनना जानते थे। तभी तो फूलदान के ढक्कन पर हमें चिपके हुए कपड़े मिले, तांबे के वस्तुएं पर चिपके हुए कपड़े मिले, तभी तो मिले। तो इसका मतलब है कि कपड़ा बनाना जानते थे। चलिए आगे आते हैं। यहां से प्राप्त पक्की मिट्टी फेंस से बनी तकलियां सूत कटाई के संकेत देती है कि सूत कटाई, जो धागा काटने के लिए, ठीक है, तकलियां का उपयोग होता है, वो हमें यहां से प्रमाण मिल रहे हैं उसके। ये तकलियां मिट्टी और फेंस नाम के पदार्थ से बनाई जाती थी। तकलियां एक छोटा सा औजार होता था जिसे घुमाकर सुई में धागा बनाया। सर फेंस क्या था? फेंस के बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फेंस क्या था? तो हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में, हड़प्पा काल में फेंस से मनके, चूड़ियां, माले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो कह रहा है कि हड़प्पा काल में फेंस जो था, ठीक है, उससे क्या बनाए जाते थे भाई? मनके बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, बाले बनाए जाते थे, ठीक है, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो हमें फेंस से ये चीजें देखने को
मिल रही है कि ये सब बनते थे। चलिए आगे देखिएगा क्या कहता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम मानव तरीके से बनाया जाता था। इसको मानव तरीके से तैयार किया जाता था। किसको? फेयंस को। बालू हो या स्फटिक पत्थर के चूर्ण हो, उसको गोंद में मिला लिया और उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी। मिला करके उससे क्या बनती थी? वस्तु बनती थी। तो ये फेयंस जो था इसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था। कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? तो पहले हमें बालू या स्फटिक पत्थर है ना, स्फटिक जो है उसके पत्थर के चूर्ण पाउडर लिया जाता था और इस पाउडर को गोंद में मिला करके मनचाहा आकार दे दिया जाता था और उसके बाद चीजों पर चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी इस तरह से। और इस चिकनी परत का रंग अक्सर नीला या हल्का समुद्री कलर होता था, है ना, जो कि आगे में ये पूरी बातें बताने वाला है। देखिएगा क्या कह रहा है। उसके बाद उन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री रंग होते थे। देख लो, तो इस तरह से हमें देखने को मिला है फेयंस। क्या देखने को मिला है भाई? फेयंस हमें इस तरह के देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं किए जाने वाले जो आयात हैं उसके संदर्भ में हमें कुछ बातें बताई जा रही है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या कहता है। पहला पॉइंट तो देख लो भाई। हड़प्पा कह रहा है कि हड़प्पा के लोग अपनी जरूरत की जो चीजें होती थी वो अलग अलग जगह से मंगवाते थे, जो इस तालिका में दी गई है। देख लीजिए, तांबा को वो राजस्थान से लाया करते थे। तांबा को कहां से मंगवाते थे? राजस्थान से मंगवाते थे, जो आज भी खेतड़ी खदान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा को कहां से मंगवाते थे? राजस्थान से मंगवाते थे। अगर हम टीन की बात कर लें तो टीन को, ठीक है, अफगानिस्तान से मंगवाते थे, जो कांसे बनाने में काम आता था, है ना। तांबे में टीन को मिला करके कांसे बनाए जाते थे। ठीक है, अगर हम बात कर लें भाई सोना की बात करें, यहाँ पे सोसा गलत हो गया है, यहाँ पर सोना होगा। तो सोना की अगर हम बात कर लें तो सोना को कर्नाटक से मंगाया जाता था। कहां से मंगवाया जाता था? कर्नाटक से मंगवाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर की बात कर ले तो बहुमूल्य पत्थर को गुजरात से मंगाया जाता था, है ना। तो ये हमें देखने को मिले हैं, यहां से मंगवाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल में गांव के संदर्भ में, हड़प्पा काल में गांव के संदर्भ में ये क्या कहना चाह रहा है, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहने लगे। इसमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। कह रहा है कि नगरों के अलावा बहुत सारे लोग गांव में रहते थे। इसमें किसान और पशु चराने वाले लोग थे। ठीक है, अच्छा जी, ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों यानी लिपिक और दास्तकारों को देते थे। ये जो गांव वाले लोग जो थे, ठीक है, शहर में रहने वाले राजाओं, ये जो बड़े अधिकारी होते थे, जो लिखने वाले जो लेखक होते थे, जो दस्तकार होते थे, जो कलाकार होते थे, को खाने का सामान ये देते थे, खाने का सामान भेजते थे। कौन भाई? तो गांव में रहने वाले कृषक और चरवाहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, चना, तिल और सरसों उगाते थे। तो हड़प्पा के लोग की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं, जौ, दाल, चना देखने को मिला है, तिल मिला है, सरसों साक्ष्य मिले हैं कहीं से हमें। तो ये सब देखने को हमें साक्ष्य मिले हैं। चलिए, हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। हल का जो प्रयोग था वो जुताई के लिए एक नई बात थी। ये लकड़ी के बने होते थे। तो हल के प्रमाण भी हमें देखने को मिले हैं। तो खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल एक नई और बड़ी बात थी। ये लकड़ी के बने होते थे। हल जो है वो लकड़ी के बने होते थे, इसलिए वे समय के साथ सड़ और गल गए। सड़ गए और कहां क्या हो गए भाई? गल गए। तो हमें पहले हल का भी प्रयोग देखने को मिला है। पहले के लोग हल का प्रयोग भी किया करते थे। जी हां, ठीक है। जैसे एक जगह से हमें मिट्टी के खिलौना का हल मिला है।
ठीक है, मिट्टी के खिलौने का हमें हल मिला है, तो असली लकड़ी के हल तो नष्ट हो गए, लेकिन खुदाई में हमें मिट्टी के बने खिलौने का हल मिला है। तो इससे यह पता चलता है कि लोग हल का इस्तेमाल पक्का किया करते होंगे। ठीक है, तो इससे इसका मतलब है कि उस समय के लोग कृषि करते होंगे। वो हमें सिंचाई के सबूत मिले हैं, नहर के सबूत मिले हैं, सोतू घई से हमें नहर के सबूत मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि पहले के लोग कृषि करते थे। ठीक है, हाँ जी, तो हमें ये चीज देखने को मिला है। हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं देखने को, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि पहले के लोग खेती किया करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे। चलो धौलावीरा के संदर्भ में हम लोग पढ़ लेते हैं। धौलावीरा के संदर्भ में क्या कह रहा है, चलिए। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा और भारत की सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। यह भारत के उपमहाद्वीप का चौथा और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, इसे हमें क्या देखने को मिला, जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में दो भागों में विभक्त होते, जहां जितने नगर थे, एक दुर्ग में विभक्त था और एक निचला शहर में विभक्त था, निचला नगर में विभक्त था। तो इस तरह से विभक्त था दो भागों में। लेकिन हमें धौलावीरा से क्या देखने को मिला है, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो इस तरह से 3 भागों में बांटे जाने के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। हर एक हिस्सों में, यानी तीनों हिस्सों में, तीनों हिस्से के चारों ओर जो है पत्थर के, ठीक है, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। और इसके अंदर जाने के लिए एक बड़े द्वार थे, बड़े प्रवेश द्वार थे। इस तरह से हमें देखने को मिलता है धौलावीरा से। यहां सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान था, यानी कि यहां कार्यक्रमों के लिए धौलावीरा में एक खुला मैदान भी देखने को मिला है, जिसको हम स्टेडियम कहते हैं। धौलावीरा में स्टेडियम देखने को मिला है, यानी यहाँ की पुरातत्वविदों का कहना है कि स्टेडियम है। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया है, यानी कि हमें ऐसे अनोखी लिखावट देखने को मिली है जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों पर हड़प्पा लिपि के अक्षर खुदे हुए मिले हैं। यह बहुत अनोखा, खास है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा की लिखावट केवल छोटी मुहरों पर मिली है। पर यहां इतिहासकारों का मानना है कि इन पत्थरों को शायद लकड़ी से जड़ा गया है। इन पत्थरों को शायद किससे जड़ा गया है, लकड़ी से जड़ा गया है। इन अभिलेखों को सभ्यतः लकड़ी से जड़ा गया था। वह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते थे, लेकिन हमें यहां बड़ा देखने को मिला है। कहां से, धौलावीरा से। अब उसी तरह से हम और एक नगर के बारे में पढ़ेंगे, और वह है लोथल नगर। तो लोथल नगर के संदर्भ में पढ़ेंगे कि लोथल नगर के संदर्भ में क्या था। चलिए लोथल नगर के बारे में समझ लो। लोथल साबरमती नदी के एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहां एक बंदरगाह था, मतलब कह रहा है कि यहां जो था एक बंदरगाह था, जहां समुद्री रास्ते आने वाले जहाजों के लिए तालाब बना था। यानी कह रहा है कि हड़प्पा के जो बड़े शहरों में से एक लोथल जो शहर था, ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है, साबरमती के एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहां बंदरगाह के हमें यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल सबसे बड़ी पहचान क्या है, यहां बड़ा तालाब है, जो बंदरगाह समुद्री जहाज आकर यहां रुका करते थे। ठीक है, जी हां, यहां से समुद्र के रास्ते से विदेशों का व्यापार होता था, ऐसा मानते हैं, पुरातत्वविदों का मानना है ऐसा। तो ऐसा होता था। ठीक है, कहां से, लोथल से। देखिए लोथल पर एक तालाब
पर जहाज पर माल चढ़ाया जाता था और उतारा जाता था। जी हां, तो लोथल के तालाब पर माल को क्या किया जाता था, चढ़ाया जाता था और उतारा जाता था। हमें ऐसे साक्ष्य देखने को मिला है। यहां भंडार घर भी देखने को मिला है। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। हमें मुहरे यानी स्टाम्प और मुहरों की छाप, मुद्रांकन, है ना, जो मिली है। तो इससे यह पता चलता है कि सामान को पैक करके उन पर पहचान के लिए मुहर लगाई जाती होगी। तो हमें ऐसे मुद्रांकन देखने को मिले हैं। यहां पर एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता था। यहां पे हमें मनके बनाने का, एक तरह से कह लीजिए कि कारखाने मिले हैं। ठीक है। अच्छा, पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहां से मिले हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे हड़प्पा के पतन के कारण। हड़प्पा के पतन के कारण को हम समझते हैं। हड़प्पा का पतन होने का क्या कारण रहा, हड़प्पा आखिर पतन क्यों हो गया? तो कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, ठीक है, प्रशासनिक ढीलापन हो गया, जो प्रशासन चलाता था वो ढीला हो गया, ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुए, बड़े जलवायु परिवर्तन की वजह से लोग खत्म हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है कि ये होता होगा, ऐसा मानना है लोगों को। तो चलिए यही समझते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से। इनमें से विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है, जिनमें नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारा जरूरतों के लिए कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना। तो लोगों का यह मानना है जो हमने आपको कहा, ठीक है। ये अलग अलग विद्वानों का मानना है, ठीक है। जो भी हुआ हो, जो भी परिवर्तन हुआ हो, है ना, अक्सर स्पष्ट दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान में सिंधु और पंजाब की बस्तियां क्या हो गई, उजड़ गई। यानी कुछ भी हुआ होगा, जो भी परिवर्तन हुआ होगा, हमें यह तो दिखाई दे रहा है ना कि आधुनिक पाकिस्तान के जो सिंधु प्रांत थे, सिंधु और पंजाब की जो बस्तियां थी, वो उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में की नदियों में जाकर बस गए होंगे। कुछ लोग जो हैं पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र की नदियों में जाकर के बस गए होंगे। तो इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद देखने को मिला, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से 1400 वर्ष के बाद यह चीजें देखने को मिला। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, चलो भाई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां को समझ लो। चलिए यहां पर देखते हैं। तो पहला तिथियां क्या था कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कब हुआ, 7000 वर्ष पहले। अच्छा, नगरों का आरंभ लगभग कब हुआ, 4700 वर्ष पहले, है ना, 4700 वर्ष पहले, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का जो 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी कह रहा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। जी हाँ। अच्छा आगे बढ़ जाइए। अगला पॉइंट क्या कहता है, हड़प्पा के नगरों का अंत आज से लगभग 3900 वर्ष पहले हुआ। आज से लगभग 3900 वर्ष पहले हुआ। अन्य नगरों का जो विकास हुआ वो 2500 वर्ष पहले हुआ। तो ये थे आज के आरंभिक नगर। आज का सेशन समाप्त हो गया। आरंभिक नगर का सेशन समाप्त हो गया। आपको एनसीईआरटी का यह इस तरह से नोट्स स्टाइल में आपको पढ़ने में कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे वीडियो पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको फिर भी कुछ कमी दिखी तो भी आप वीडियो में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये कमी थी और जो उसमें पढ़ाएं, या कुछ भी आपको जो कमी लगा वो आप बता सकते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी का वीडियो आता रहेगा, मिलता रहेगा। इसी तरह के वीडियो अभी क्लास 6 के बाद एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपसे, मैं मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास यानी चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।